हेलो। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत स्वस्थ, मस्त और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से बहुत मजे लेकर के अपनी पढ़ाई को कवर अप कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 25 जून से एक न्यू सीरीज लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसमें हमारा सीरीज एसएसटी के सारे चैप्टर्स को कवर करने होंगे और उसको हम कवर अप भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैंने अपने चैनल पे चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हमारा स्टार्टिंग होने वाला है ज्योग्राफी का चैप्टर 2। और ये जो चैप्टर 2 रहने वाला है काफी यूनिक, दमदार, मजेदार और बिल्कुल ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। और ये मजेदार, दमदार सेशन इतना जबरदस्त तरीके से आपको एक एक टॉपिक्स को इतने अच्छे से कवर किया जाएगा जिसमें आपको एक भी डाउट नहीं बचेगी। तो जैसा कि आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरू करेंगे वहां से जहां से सारे लोग शुरू नहीं करते हैं। दैट्स क्लियर। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 2 से, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो? वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। नाम क्या है फटाफट बता दो। वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, यानी कि जंगल और जंगल में रहने वाले अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं, जो जैव विविधताएं पाई जाती है, उसे आज हम लोग कवर अप करेंगे, उसे क्लियर करेंगे। आइए समझते हैं एक एक करके हर एक टॉपिक को। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारी जो सीरीज है उसमें ओनली फॉर एनसीईआरटी फॉलो किया जाएगा और क्लास 10 के लिए ये सीरीज काफी दमदार, काफी शानदार और काफी मस्त और काफी जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 ज्योग्राफी के। और ये जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 रहने वाला है वो काफी मस्त, काफी शानदार होने वाला है। तो इस ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, चलिए समझते हैं और एक एक करके देखते हैं। हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये है हमारा टॉपिक, चैप्टर चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है। हम इसके अंदर देखेंगे वनों के प्रकार, देखेंगे कितने टाइप के वन आ रहे हैं, रक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, किस तरीके से वन है, किस तरीके से जंगल है, उसे हम लोग क्लियर करेंगे। फिर हम लोग इसी के अंदर देखेंगे कि आखिर जो हमारा वन है उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे भारत के अंदर जितने भी वन है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंस है भी तो किस टाइप का इंपॉर्टेंस है। फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर जो जंगल के अंदर रहने वाले जो जीव है उनको बचाना है, क्यों बचाना है, अति आवश्यक क्यों है बचाने के लिए, उन सारी चीजों को भी हम एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, पेड़ पौधों में भी है, जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं पाई गई है, तो वो किस प्रकार पाई गई है। यानी हम एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। दैट्स क्लियर। इसमें एक भी हमारा डाउट बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे, फटाफट पहुंच के अपना एक एक अटेंडेंस लगा देंगे। यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ। बस लाइक भाई वानी चाहिए कि आप, हमारे बच्चे ने क्लास में पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं। दैट्स क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला थिंग होने वाला है वो क्या रहने वाला है, सबसे पहली चीज एक्चुअली में वन और वन्य जीव। वन किसे कहते हैं, हमने तो चैप्टर को देख लिया, सर चैप्टर का नाम है वन और वन्य जीव, बट क्या हमें ये पता है कि वन किसे कहते हैं, वन्य जीव क्या है, ये चीजें हमें नहीं पता है ना। तो सबसे पहले हम इसको कवर अप करेंगे, वन क्या होता है, वन्य जीव क्या होते हैं। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहली चीज हम वन का डिफिनेशन देखेंगे। क्या कहता है, वह स्थान जहां प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता पाई जाती है उसे वन या फिर जंगल कहा जाता। यानी वो स्थान, एक ऐसा जगह जहां पे प्राकृतिक वनस्पति की क्या है, अधिकता पाई गई है, बहुत ही ज्यादा वहां पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग वन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वन। प्राकृतिक वनस्पति क्या है एक्चुअली, आपको पता होगा। आप जब अपने घर से बाहर निकलोगे, आस पड़ोस में से ताकोगे, अच्छा उधर इतने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ियां दिख रही है, अलग अलग प्रकार के आपको वनस्पतियां दिखेंगी, अलग अलग टाइप के पौधे दिखेंगे। जब आप घर से बाहर निकलोगे अलग अलग टाइप के आपको पौधे दिखाई दे होंगे, एक्चुअली में वही है हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति। तो क्या कहता है, वन होता क्या है, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह जहां पर प्राकृतिक वनस्पति होगी, लेकिन
थोड़ी बहुत नहीं होगी, बिल्कुल ही अलग अलग होगी और बहुत ज्यादा होगी, एक दो की मात्रा में नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा और बिल्कुल ही अलग अलग पाई जाती है। उस जगह को हम लोग वन या फिर जंगल के नाम से संबोधित करते। दैट्स क्लियर। ये है हमारा वन। आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे वन्य जीव। वन्य जीव किसको कहते हैं? बाबू भैया आप यार थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा वन। ये देखो ना भाई, वन, ये है हमारा वन। थोड़ा सा तो केयर करना है। ये है हमारा वन। अब इसी में क्या है, नीचे केयर करो, ये है हमारे वन्य जीव, प्यारे प्यारे जीव। ये देखिए आपके शेर राजा, है ना, शेर राजा। कहीं आपको तो फील नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूं? क्योंकि भाई अगर आपको शेर कह दिया जाए तो भाई बात ही है, हाँ सर ने मुझे शेर कहा है, लेकिन सोच लो शेर भी एक वन्य जीव है और डॉग यानी कुत्ता भी एक वन्य जीव है। अब आप इमेजिनेशन कर लो, हो तो बड़े समझदार है ना बड़े भैया। बिल्कुल। अब ध्यान देंगे वन्य जीव क्या होता है। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वह पौधे, पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वे पौधे, वे वृक्ष, वे जानवर तथा अन्य जीव जिसे किसी भी मानव के द्वारा पालतू नहीं बनाया गया है, जिस जीव को हम इंसान के द्वारा पालतू नहीं बनाया गया, जिस पेड़ को हम लोगों ने नहीं पनपा, हमारे द्वारा उसको पालतू नहीं बनाया गया, जिस भी वृक्ष को, जिस भी वनस्पति को, जिस भी जानवर को हमने पालतू नहीं बनाया है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी बच्चा? वन्य जीव। क्या कहलाएगी? वन्य जीव। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो ना, क्या आप कभी शेर को पालतू बनाएंगे? घर घर में शेर पालेंगे क्या? इज दैट पॉसिबल? नहीं, आप नहीं पालेंगे। क्या घर घर में जिराफ रखे हो आपने? कभी देखा है आपके पड़ोस में दो जिराफ लंबे चौड़े दिख रहा है, वैसे तने पर तो हमारे यहाँ जिराफ है, कभी देखो क्या? नहीं। दैट्स, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वे जीव जंतु जिन्हें हम इंसान द्वारा, हमारे और आपके द्वारा कभी पालतू नहीं बनाया गया है, उसे क्या कहेंगे सर? उसे कहेंगे वन्य जीव। दैट्स क्लियर। तो ये सारे हैं हमारे वन्य जीव, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? वन्य जीव। और आखिर वन्य जीव का डिफिनेशन क्या होता है? तो वे प्राणी जिन्हें कभी भी हम मानव के द्वारा पालतू बनाया गया नहीं हो, कभी भी हमारे द्वारा पालतू बनाया जाना नहीं चाहिए, वे सारी की सारी चीजें वन्य जीव कहलाती। दैट्स क्लियर। ये था हमारा चैप्टर का नाम। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे अपने अध्याय का इंट्रोडक्शन, अपने अध्याय का परिचय, अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि आखिर भाई साहब ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या होने वाला है। मूवी देखे हो, मूवी से पहले कास्टिंग रिलीज होती है, ट्रेलर रिलीज होता है, जिसमें बहुत तगड़ा वाला सीन होता है, बस वही चीज है हमारे यहाँ। हम अभी क्या देखने वाले हैं? अभी हमने मूवी का नाम वगैरह देखा, हाँ जस्ट लाइक KGF आ रहा है, तो हमने भी नाम दिया ना, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर 2 आपका लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो चुका है। अब आप इसको क्लियर करोगे ना, तभी हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो क्या कहता है, पृथ्वी पर एक अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है, यानी ये आप ध्यान देंगे, अद्भुत जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? यानी जितने भी जीव हैं, क्या सभी के सभी जीव हमारे पृथ्वी पर एक ही हैं? नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी के सभी जीव बिल्कुल ही अलग 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 प्रजाति के हैं, अलग अलग तौर तरीके के हैं, बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देंगे। कोई भी जीव एक समान नहीं। क्यों है एक समान? नहीं है एक समान, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे जीव क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। तो वही बताता है कि जितने भी चीजों में जान होती है और जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहा जाता है बाबू भैया? उसे कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो कहता है पृथ्वी पर एक अद्भुत प्रकार की जैव विविधता पाई गई है, बिल्कुल अलग किस्म की जैव विविधता। यहाँ पे ना सारी की सारी चीजें सेम नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी चीजें अलग अलग है। बट कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आप फटाक से अपना मुंडी इधर दाएं की ओर घुमाओ और थोड़ा केयर करो, क्या आप और आपके भाई एक जैसे हो? क्या आपके घर में चूहा और बिल्ली दौड़ रहे एक जैसे हैं? आपके घर के ऊपर दीवार में छिपकली और कॉकरोच एक जैसे हैं? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है भाई। तो फिर कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे सारे के सारे जीव एक जैसे हो पाएंगे? ना ना बच्चा, बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट क्या कहता है?
मनुष्य तथा दूसरे जीवधारी एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हमारे यहाँ ये टॉपिक आता है, सर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? हम मनुष्य और हमारे जैसे दूसरे जीव जंतु, हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक अच्छा सा, एक बिल्कुल बेहतरीन सा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और मैं इसको आगे के स्लाइड में मैं अभी जस्ट में डिफाइन करने वाला हूँ। अगला पॉइंट है, मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न तत्वों पर, विभिन्न अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट पर डिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट? एक्चुअली में डिपेंडेंट है मनुष्य। हम लोग अपने जीवन जीने के लिए, हम लोग किसके लिए? अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग तत्वों पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। क्योंकि हमारा जीवन एक चीज से गुजारा कभी हो सकता मुश्किल है भाई, मुश्किल है। तो मैं डेली बोलूं मोमोज खा के जिंदगी निकाल लोगे? है पॉसिबल? नहीं। तुम्हें अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मम्मा बड़ा टेस्टी बनाई वाह भाई तो बिरयानी, अलग अलग डिशेज चाहिए ना आपको। तो वैसे ही हम मनुष्य क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग तत्वों पर क्या करते हैं? निर्भर हैं अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। दैट्स क्लियर। अगले स्लाइड की ओर जब बढ़ेंगे तो हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र हम किसे कहेंगे? अभी मैंने बोला मैं जस्ट अगले स्लाइड में डिफाइन करने वाला हूं कि एक्चुअली में पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। मैं भी डिफाइन करता हूं, तो ये ध्यान देंगे जरा। बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। वो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, किस टाइप से है? तो फटाफट ये देखिए, ये है हमारा डिफिनेशन किस चीज का बाबू भैया? पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, ये हमारा डिफिनेशन है पारिस्थितिकी तंत्र का। और उसे हम पढ़ते हैं कि जैव मंडल में या फिर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव तथा अजैव घटक के संबंध से तथा आपसी क्रिया से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंदर एक तो जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। पहला जैव घटक और दूसरा क्या पाओ भैया? अजैव। ध्यान रखिएगा, पहला हमारा जैव घटक और प्लस दूसरा हमारा अजैव घटक। पहला जैव घटक और दूसरा क्या चाहिए हमें? दूसरा हमें चाहिए अजैव घटक। ये क्लियर होनी चाहिए सारे बच्चों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पहला जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। इन दोनों के आपसी क्रिया से, इन दोनों के आपसी संबंध से क्या निर्माण होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ओके, क्या निर्माण होता है बाबू भैया? है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। डन? कोई दिक्कत? आई होप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई डाउट आ जाए ना, बहुत जोरों की डाउट आ जाए, ऐसे उठाओ डाउट और सीधे ऐसे चला दो मेरे मुंह पे, ऐसे लगनी चाहिए। और मेरा मुंह सीधा चपटा प्लेट रख के हनी और रोटी लपेट दो, हनी के साथ ब्रेड मार देना। बट आई होप कि डाउट बचेंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है? आप पहला चीज क्लियर किए होंगे, एक तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि जैव घटक और दूसरा क्या है? अजैव घटक। ये जैव घटक और अजैव घटक क्या क्या हो सकते हैं? कैसे समझेंगे हम जैव घटक क्या और अजैव घटक क्या है? तो ये ध्यान दीजिएगा, जैव घटक क्या क्या है हमारे? हम जैसे ह्यूमंस, हम जैसे इंसान, हम जैसे मानव किसमें आएंगे? जैव घटक में आएंगे। उसके बाद जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो किस में आएंगे? वो भी आपके जैव घटक में आएंगे। उसके बाद जो आपके पक्षी हैं, यानी जो बर्ड्स हैं, जो अलग अलग प्रकार की तितलियां हैं, वो सभी के सभी क्या आएंगे? वो भी हमारे जैव घटक में आएंगे। साथ ही साथ पेड़ पौधे, ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक जैव घटक का एग्जाम्पल है। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे अजैव घटक। अजैव घटक में क्या क्या आएंगे? सूर्य ऊर्जा, यानी जो हमारा जो धूप से जो लाइट आ रहा है ना, जो सन से लाइट है, सनलाइट आ रही है, जो सूर्य का जो ऊर्जा मिल रहा है, वो क्या कहलाएगा भैया? अजैव घटक। क्योंकि सनलाइट में जान है, सूर्य ऊर्जा में जो सूर्य की किरणें आती जो हमें एनर्जी देती हैं, उसमें जान है? नहीं, उसमें जान निहित नहीं है। उसके बाद आप देखोगे जल, वायु, पर्वत, क्या पर्वत में जान निहित है? नहीं। उसके बाद आप देखोगे मिट्टी, पत्थर, इन सब का सब क्या माना जाएगा भैया? अजैव घटक। ये सारी की सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? अजैव घटक। कोई दिक्कत? तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैव घटक अजैव घटक के संबंध और आपसी क्रिया से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और जैव घटक क्या क्या हो गए? जस्ट लाइक हम जैसे मानव, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सारे के सारे क्या है बाबू भैया? जैव घटक। अजैव घटक क्या क्या है? पर्वत, पहाड़, मिट्टी, ये सारे के सारे क्या है? अजैव घटक।
दैट्स क्लियर। ओके, अभी हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा आज का अगला स्लाइड और ये हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जैव विविधता। इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं बाबू भैया, तो हम लोग देखने वाले हैं जैव विविधता। अब सर ये जैव विविधता क्या होती है, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में भी देखे ना जैव विविधता, तो एक्चुअली में जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं, आइए फटाफट समझेंगे और फटाफट चुटकियों में इस चैप्टर को कंप्लीट करके निकलेंगे। तो ये है हमारा जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता और उनकी अलग अलग प्रजातियों का समूह ही जैव विविधता कहलाता है। दैट्स क्लियर। यहाँ पे क्या है बाबू भैया, कुछ है, अरे कुछ है भाई, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो तो सही, इधर नजरे तो मिलाओ, वो सुने हो, हमसे ना शर्माओ राजा, नजरे तुम मिलाओ राजा, सीधा बोर्ड पे फोकस करके टॉपिक को हटाओ राजा। आ जाओ फटाफट यार, समझने की कौन सी देरी। जैव विविधता क्या होती है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, यानी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे। अब जब अनेक अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाएंगे तो क्या भैया वो सब एक जैसे होंगे, नहीं होंगे। आपके हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं क्या, नहीं है। वैसे ही पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं और जितने भी जीव हैं उनके बीच की विभिन्नता, यानी विभिन्नता क्या हुई भैया, बिल्कुल अलग अलग, और उनकी अलग अलग प्रजातियों का समूह क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ओके, है ना इजी, है ना आसान। अरे भाई डरने की क्या बात है, जब रजा भैया आपके साथ है, डरना नहीं है। एसएसटी का डर क्यों, ऐसे चुटकियों में स्वाहा। अभी देखो आगे, हमारे यहाँ एक चीज और बताई जाती है, जब भी किसी भी चीज के बारे में जानोगे, जब भी किसी भी चीज के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको ना एक चीज दिखाई देगी। मालूम कौन सी चीज दिखाई देगी, कि भैया इसका पिता कौन थे। हम झारखंड वाले हैं ना, और हम झारखंडियों का पहचान पता है क्या है, हमारे नाम से नहीं, पापा के नाम से पूछा जाता है। फटाक से तुम बताओगे मेरा नाम फलाना, पूछेंगे पापा का नाम, फटाफट पापा का नाम आना है भाई, पापा का नाम आना है, तो क्यों ना इसके भी पापा का नाम ले लिया जाए। आ जाओ लेते हैं इसके पापा का नाम, जैव विविधता। ये एक ऐसा शब्द है जिसका प्रतिपादन एक ऑसबॉर्न शहर के रहने वाले वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, और वो वैज्ञानिक का नाम क्या है बाबू भैया, तो उन वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड विल्सन। नाम क्या है, एडवर्ड विल्सन। ध्यान रहे उनका नाम है आपका एडवर्ड विल्सन, और ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विविधता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैव विविधता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, फटाफट चला दो भाई, आंसर आने दो, आने दे भाई, फटाफट चला दो आंसर, किसने किया। रसगुल्ला तो बड़ा समझदार है भाई, फटाफट आंसर दे दिया सर, ये लो दे दिया मैंने आंसर। सर मुझे पता ना कौन किया था सर, ये एडवर्ड विल्सन, और कौन है, और कौन करेगा। दैट्स क्लियर। तो याद रखिएगा जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजाति जाति के समूह जो रहते हैं वो सब कभी एक नहीं हो सकते, वो सारे के सारे अलग अलग हैं, तो उनके ही समूह को क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ इस शब्द का, यानी ये जो हमारा जैव विविधता है, इस शब्द का प्रतिपादन किए कौन किए थे भैया, एडवर्ड विल्सन। कौन किए थे, एडवर्ड विल्सन। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऑसबॉर्न शहर के। कहाँ के रहने वाले हैं ये, ऑसबॉर्न शहर के। फटाफट बता दो कहाँ के रहने वाले हैं, गुड, ऑसबॉर्न शहर के रहने वाले हैं। वाह, देखो क्या मुस्कान है चेहरे पे, मुस्कुरा रहे, वाह सर आपने तो बता दिया, पापा को भी बता दिया इसके, ये तो आपने क्लियर किया ही क्या सर, आपने इसके पापा को भी बता दिया। वाह सर, तालियां आपके लिए भाई, मत बजाना, तालियां नहीं बजानी है, चैप्टर क्लियर करने हैं। चलो आगे फटाफट चलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, हमारा वहां तक था पूरा पूरा इंट्रोडक्शन, ये है हमारा चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जिसमें हम लोग उड़ाने वाले हैं गर्दा, मचाएंगे गर्दा, उड़ाएंगे गर्दा। अभी गर्दा उड़ाने बोल रहे हैं, बदला रसगुल्ला सोच रहा है, वाह सर गर्दा उड़ाना है, लावे हम बटोर के दो चार को प्लास्टिक में गर्दा और इसे मुंह में परोस देंगे। ना बाबू, अब गर्दा नहीं उड़ाना है, टॉपिक में गर्दा उड़ाना है, टॉपिक में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है,
भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, ये दो वर्ड, पहला वर्ड है वनस्पति जात और दूसरा वर्ड है प्राणी जात। पहला वर्ड क्या है भैया, वनस्पति जात, दूसरा वर्ड क्या है, प्राणी जात। एक चीज तो कॉमन नजर आ रही है, एक चीज तो कॉमन नजर आ रही है, क्या है, एक चीज हमें ये कॉमन नजर आ रही है, ये है वनस्पति और ये है हमारा प्राणी, प्लस दोनों में हम ऐड करेंगे जात इज इक्वल टू दोनों वर्ड बन जाएंगे वनस्पति जात और प्राणी जात। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े को टक टक दौड़ाओ और थोड़ा सा समझो ना कि दो वर्ड अलग हैं, ये सेम है, तो अगर यहाँ कुछ कॉमन है तो इसके डिफिनेशन में भी कुछ कॉमन होगा, पक्का होगा, इसके डिफिनेशन में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब क्या कॉमन है, चलिए ढूंढते हैं, फटाफट आइए देखिए। पहला है हमारा वनस्पति जात, क्या कहता है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, किसी एक खास क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त, समस्त का मतलब टोटल, ऑल टू ऑल, सभी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वनस्पतियों को वनस्पति जात कहते हैं। यानी क्या बताया, एक स्पेसिफिक एरिया, एक क्षेत्र में जितने भी प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, वनस्पति जात। क्या कहा जाएगा बाबू भैया, वनस्पति जात, याद रखेंगे क्या कहा जाएगा, वनस्पति जात। दैट्स क्लियर। तो अगर ये वर्ड सेम है, डिफिनेशन भी कहीं ना कहीं सेम होगा। और भाई रट्टा नहीं मारने हैं, बिल्कुल नहीं, रट्टा से बिल्कुल दूर रहने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, दूसरा वर्ड है हमारा प्राणी जात, ये भी सेम, ये भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल ही अलग नहीं है भाई, बस चेंज क्या करना है, समस्त के बाद आप यहाँ टोटल प्राकृतिक वनस्पति लाते हैं और यहाँ पे टोटल प्राणियों की बात करनी है। यहाँ पे किसकी बात करनी है, प्राणियों की, फटाफट बता दो किसकी बात करनी है, यहाँ पे प्राणियों की बात करनी है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं आएगी। परिभाषा तो सेम है, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, किसी एक एरिया में पाई जाने वाली टोटल के टोटल प्राणियों को प्राणी जात कहा जाता है। सारे के सारे प्राणियों को क्या कहेंगे, प्राणी जात, फटाफट बता दो, सारे के सारे प्राणियों को क्या कहेंगे बाबू भैया, प्राणी जात कहेंगे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी जैव विविधता क्या है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा भाई, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर। तो जैव विविधता के मामले में भारत जो है हमारा विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से है। यानी विश्व के अंदर अगर भारत को देखा जाए तो जैव विविधता के मामले में काफी ऊपर लेवल है इसका, काफी ऊपर लेवल है, 8वें स्थान पे है भाई जैव विविधता के मामले में, बड़ा ही लेवल इसका अप है, जबरदस्त लेवल है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार की मछलियां, अलग अलग प्रकार की पक्षियां बहुत टाइप से पाए गए, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल ही यूनिक, क्यों पाए गए ना, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। बस इसी तरह से आपको जो भी चीजें डाउट है आप पूछते रहेंगे, ठीक है, अगर डाउट हो क्लास के अंदर तो फटाफट आप पूछ लेंगे, डाउट के लिए शर्माना नहीं है, डाउट है आप फटाफट क्लास के अंदर खड़े हो, सर मुझे ये डाउट है, और आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए हम चलते हैं कि भैया आखिर जो समृद्ध देश है भारत, हमारा समृद्ध देश कैसे है, कैसे माना जाता है कि जैव विविधता के मामले में हमारा भारत क्या है, बिल्कुल समृद्ध देश है। तो आइए देखते हैं कैसे, क्योंकि पहला थिंग, भारत में विश्व की लगभग 8%, मतलब विश्व का टोटल 100% में से 8% इकलौता हमारा भारत जैव प्रजाति देता है। क्या देता है बाबू भैया, यानी जैव प्रजाति के मामले में 8% जैव प्रजातियां कहां पे पाई गई हैं, भारत के अंदर। ओके, फिर कहता है दूसरा, क्या कहता है बाबू भैया, भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव प्रजातियां हैं। यानी जंगली जीवों की कितनी प्रजातियां पाई गई भारत में, फटाफट बताओ यार, फटाफट बताओ, 81,000 कितने पाए गए, 81,000 लगभग जंगली जानवर पाए गए हैं। कहा, अरे भाई कहां पाए गए हैं,
कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, मुंह में मिश्री हल्ला बोल। भाई बताओ ना कहाँ पाए गए हैं? भारत में पाए गए हैं। दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 47,000 वनस्पति प्रजातियां पाई है। वाह, शाबाश, क्या बात है भाई, इतनी प्रजातियां पाई गई हैं। 81,000 जंगली जीवों की प्रजातियां, 47,000 वनस्पति की अलग अलग प्रजातियां, है ना बिल्कुल ही अजूबा, बिल्कुल ही अद्भुत है ना जैव विविधता के मामले में हमारा भारत, है कि नहीं? यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है ना, तो बिल्कुल हमारा भारत जैव विविधता के मामले में बिल्कुल अद्भुत माना जाता है। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको लगभग क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे 81,000 की अगर बात की जाए तो 81,000 आपका क्या पाया गया है भाई? तो लगभग यहाँ पे 81,000 प्राणी, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के 81,000 प्राणी। और अगर आप इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलोगे तो आप ये बोल सकते हो कि 81,000 वन्य जीव, 81,000 क्या पाए गए हैं बाबू भैया? वन्य जीव। और इसी के साथ साथ भारत में और 41,000 क्या पाए गए हैं? वनस्पति प्रजाति क्या पाई गई है? फटाफट बताओ, क्या पाई गई है? वनस्पति प्रजाति। चलते हैं फटाफट हम लोग अगले टॉपिक की ओर और तहलका मचाते हैं। ये है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है बाबू भैया? भारत और वन्य जीवन का संरक्षण, यानी हमारे भारत के अंदर जो जंगली जीव हैं उनके जीवन को बचाना है। कैसे? क्योंकि पता है हमारे भारत में धीरे धीरे करके अलग अलग जानवरों की जो प्रजातियां जाती हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? विलुप्त होती जा रही है, खत्म होने के कगार पे आ गई है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा लुप्त जाति, विलुप्त प्रजाति, सुभेद जाति, ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप पहले क्लास में कवर अप कर चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर वो चीजों को कवर नहीं करनी है, इस चैप्टर के अंदर उन सारी चीजों को प्रीवियस क्लास में पढ़ा देने थे, यहाँ पे पढ़ाने नहीं। तो मैं आगे फटाफट बढ़ता हूँ कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर बाघ की प्रजाति का संख्या धीरे धीरे डाउन हो रहा है, चिड़ियों का प्रजाति धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तितलियों की धीरे धीरे प्रजातियां डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भारत के अंदर विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है अलग अलग प्रकार की प्रजाति और जाति, चाहे वो पक्षियों की प्रजाति हो, तितलियों की प्रजाति हो, वन्य जीव की प्रजाति हो, वनस्पतियों की प्रजाति हो, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी। तो अगर ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, अब आपके मन में आएगा सर कैसे मैं मान लू खत्म होता जा रहा है? तो आप ना आज से पहले, कुछ समय पहले, 8 साल, 7 साल, 6 साल, आप 2016 से पहले उठा के देख लो, आपको क्या दिखता? छोटे छोटे चिड़ियों के चिचहाट, अलग 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 ही चहचहाट सुनाई देती। छोटे छोटे पक्षी होते थे ना जिसको चिड़िया बोलते, बर्ड, उनकी ही अलग अलग चहचहाट सुनाई देती थी। आपको कबूतर दिखाई देते, तोते दिखाई देते, मोर दिखाई देते, अलग अलग प्रकार के लंबे ठोड़ वाले पक्षी दिखाई देते, रंग बिरंग पक्षियों का नजारा होता। ये सारी की सारी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं। अलग अलग प्रकार की तितलियां दिखाई देती थी, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे। तो क्या ये जातियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं हमारे भारत से? ऑफकोर्स हो रही है। तो अगर जब ये प्रजातियां, ये जातियां हमारे भारत से धीरे धीरे गायब हो रही हैं, तो इसे संरक्षित भी तो करना होगा, इसे बचाना भी तो हमारा कर्तव्य है, बचाएंगे ना? तो इसे बचाने के लिए हम कैसे कैसे इसको बचा सकते हैं, उन सभी उपायों को हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे विलुप्त हो रहे प्रजातियों को, कैसे विलुप्त हो रहे जातियों को हम बचाएंगे। ओके, आइए हम फटाफट देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भाई एक्चुअली क्या है ना, पानी पीना बहुत जरूरी है। जी बताऊं, तुम अपने घर से एक बाइक उठाओ, चाहे वो बैटरी वाली स्कूटी हो या पेट्रोल वाली बाइक, और जब तक ना आप पेट्रोल उसमें नहीं डालोगे ना, तब तक उसका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब बैटरी वाली स्कूटी होगी तो उसमें क्या है, बैटरी को जब तक चार्ज नहीं करोगे तब तक तुम आगे घूम नहीं सकते हो। सेम हम मानोगे भाई, पेट्रोल तो लेना पड़ेगा ना, बॉडी के अंदर ईंधन चाहिए ना।
पेट्रोल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, यानी भारत के अंदर जो हमारा जंगल है और जंगल के अंदर रहने वाले जो जंगली जानवर हैं, उनका जीवन कैसे बचाया जाएगा, उनको कैसे सेफ रखा जा सकता है। तो आइए फटाफट देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों को वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। हम हैं, आप है, आपके पापा मेरे पापा, आपके भैया मेरे भैया, आपके काका मेरे काका, आपके दादा मेरे दादा, चाहे कोई भी हो, वनों का संरक्षण तो हमारा कर्तव्य बनता है ना। जंगल को बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगलों को बचाना, जंगलों को संरक्षण करना अति आवश्यक है, और उसके अंदर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों का भी संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता तथा हमारे जीवन में सहायक संसाधन जैसे जल, वायु और मिट्टी बने रहते हैं। यानी अगर हम जंगल को संरक्षित रखते हैं, जंगल को सेफ रखते हैं, जंगल को बचाते हैं, तो हमारे पारिस्थितिकी विविधता तथा हमारा जो दैनिक जीवन है उसके लिए जो उपयुक्त संसाधन है, जो यूजेबल रिसोर्सेस है, वो सारी चीजें क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। जंगल रहेगा तभी तो हमें फल मिलेगा, जंगल रहेगा तभी तो हमें लकड़ियां मिलेंगी, जंगल रहेगा तभी तो हमें अच्छे ऑक्सीजन मिलेंगे, वरना प्रदूषित ऑक्सीजन लेके हम करेंगे ही क्या। तो जंगल हमें बचाना अति आवश्यक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वन तथा वन्य जीवन संरक्षण के लिए 1960 से 70 के दशक में राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम का जोरदार मांग किया गया, बहुत ही जबरदस्त मांग किया गया, बताया गया। सबसे पहले क्या किया गया भैया, वहां पे ना 1960 से 70 के दशक में, यानी 1960 से 70 के बीच की बात चल रही है, ठीक है। इस समय पे राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम यानी एक कार्यक्रम का जबरदस्त डिमांड किया गया, मतलब बहुत ही जोरों शोरों से पूरे लोग इकट्ठा हुए, सारे लोग का बस एक ही नारा था, जंगल को बचाना है तो हमको आगे आना है। समझ भैया, सबका टारगेट था क्या, जंगल को बचाना है। तो वहां पे लोग, जो हमारा जंगल था और जो जंगली जीव थे, उसके लिए जबरदस्त एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम की मदद से बहुत ही जबरदस्त एक डिमांड रखा गया कि जंगली जीव को बचाना है। ये डिमांड कहाँ रखी गई भाई, गवर्नमेंट के पास रखी गई। कब की बात है, 1960 से 1970 के बीच, ध्यान रहे 1960 से 1970 के बीच, दैट्स क्लियर। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया, ध्यान दीजिएगा। जब जबरदस्त तरीके से सुरक्षा कार्यक्रम का जो जोरदार तरीके से, एकदम कर्कश तरीके से डिमांड किया गया, तो डिमांड करने के बाद 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम यानी भारत के अंदर रह रहे जंगली जानवरों को रक्षा करने का एक कानून बनाया जाता है। वो कानून कब बनता है बाबू भैया, 1972 में। कब बना, 1972। फटाफट याद रखोगे, भारतीय वन्य जीव रक्षण या फिर संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में। और जो हमारे यहाँ पे जो डिमांड किया गया था राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम का, ये डिमांड कब किया गया था, 1960 से 1970, दैट्स क्लियर, 1960 से 1970। ओके, आते अगले पॉइंट की ओर। वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत संरक्षित तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी किसमें शामिल किया गया, संरक्षित जाति में शामिल किया जाता है। मैं भी बताया, धीरे धीरे तितलियां भी विलुप्त होती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार के कीट। आप पहले क्या देखते थे, आप अपने घर में लालटेन जलाते, ठीक है, तो बारिश के मौसम पे क्या होता, एक ना बहुत ही अजीब प्रकार के छोटे छोटे भृंग, छोटे छोटे क्या होते थे, भृंग होते थे, है ना, वो डेने वाले, व्हाइट डेने वाले छोटे छोटे क्या होते, आपके लालटेन के आसपास पूरा चमक जाता। फिर हम लोग उससे बचने के लिए क्या करते, लालटेन को एक बड़े से पानी के पतीले में से थमा देते, ताकि जो कीड़े मकोड़े आए उस पानी में डूब जाए, उससे हम बचने के लिए, ताकि हमारे भोजन में ना पड़ जाए, हमारे कानों में ना चले जाए, उनसे बचने का एक व्यू होता था पुराने जमाने में। बट अभी वो कहाँ दिखाई देते हैं, बारिश के मौसम में भी वो सारे के सारे अब पतंग, कीट, भृंग कुछ भी दिखाई देता नहीं है। धीरे धीरे सारे क्या होते जा रहे हैं, इस धरती से, इस भारत से विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हमें उसे बचाना है, हमें उसे क्या करना है, बचाना है। अब इसके अंदर बचाने के लिए हमें वन और वन्यजीव बचाने के लिए एक और कार्यक्रम लाया गया था, जिसे कहा गया था बाघ परियोजना। क्या बोला गया, बाघ परियोजना। फटाफट बता दो, क्या बोला गया बाबू भैया, बाघ परियोजना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बता दो, बाघ परियोजना, ठीक है। अब ये बाघ परियोजना क्या था,
तो आइए फटाफट एक करके हम चर्चा करते हैं और फटाफट इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं। बताता है वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी टाइगर, ठीक है, आप लोग जानते होंगे टाइगर बाबू भैया, टाइगर है। जब किसी को शेर बोल दो, हम तो शेर हैं, टाइगर। बंदा टाइगर के जैसा काम करता है। टाइगर मूवी देखे हो ना, वही टाइगर। बात कर रहे हैं टाइगर की। ये एक महत्वपूर्ण जंगली जाति मानी जाती है। टाइगर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंगली जाति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि टाइगर का होना जंगल में बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही उचित होता है। फिर कहता है 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी 20वीं शताब्दी का मतलब है बाबू भैया फटाफट याद रखिए 1999 से हमारा क्या 2000, ठीक है, 1999 से कौन सी ईस्वी, फटाफट बता दो, 2000, यानी ऐसे मानो कि जब हमारा 2000 का ईस्वी स्टार्ट हो रहा था तो उस स्टार्टेड ईस्वी में क्या पाया जाता है कि जो हमारा वो स्टार्टेड ईस्वी होता है वहां पर एक्चुअली ये देखा जाता है कि बाघों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बाघों की संख्या धीरे धीरे बिल्कुल ही अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गए। यानी 20वीं सदी में बात किया जाता है कि भारत देश के अंदर अधिकारी ये देखते हैं, अधिकारी जब रिसर्च करते हैं, अधिकारी खोज विचार करते हैं, उसमें ये पाया जाता है कि बाघ का संख्या बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ज्यादा। कहाँ 55,000, कहाँ सीधे 1800, समझ रहे हो भाई, 55 के से सीधे 1.8 के आ गए। भाई गड़बड़ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, आइए थोड़ा विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो कहते हैं कि कुछ अधिकारी रिसर्च करते हैं तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाघों की संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई, क्योंकि बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थल का सिकुड़ जाना और भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों का संख्या कम होना और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण माना जाता है। फटाफट मैं बता रहा हूं, इसको आप फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली बाघ का संख्या कम क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला चीज ये है, सबसे पहला थिंग क्या हो रहा है, बाघों को मारकर उनकी खाल का व्यापार करना। सबसे फर्स्ट, सबसे पहली चीज ये है, बाघ को मार दिया जाता था, उसके खाल को निकाल करके उसे उसके थ्रू बिजनेस किया जाता था। इस कारण से भी क्या हुई, धीरे 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 करके बाघों की संख्या विलुप्त होती चली गई। दूसरा हमारा क्या है, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। हम मानो क्या कर रहे हैं, हम मानो ये कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जंगल, भाई जानवर के लिए तो आवास क्या है, जंगल, जंगल का खात्मा हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग जंगल को क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जंगल को खत्म करते जा रहे हैं। तो क्या वो टाइगर आपके घर में आके आपके बेड पे रहेगा क्या, आपके घर के किचन में आके वहां खाना खाएगा, अरे मम्मी लगा दो यार बिरयानी अच्छा खासा खिलाओगे तुम, नहीं भाई। तो जहां पे जिसका घर है वो वहीं रहेगा ना, लेकिन हम मानो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जंगल को भी साफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो आवास है, आवास धीरे धीरे क्या हो रहा है, आवास सिकुड़ रहा है। किसका भाई, आवाज सिकुड़ रहा है किसका, फटाफट बताओ, आवाज सिकुड़ रहा है वो जंगली जानवर टाइगर का, जो जंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणी माना जाता है, उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, आवाज सिकुड़ता चला जा रहा है और हम लोग जंगल को काटते जा रहे हैं। तो क्या वो रहेंगे, अब मेरा घर नहीं रहेगा, यहाँ पे मेरा घर नहीं हो, हम यहाँ पे कैसे रहेंगे, आपका घर नहीं होगा जहां पे आप बैठे हो, वहां पे अगर आपका घर ना हो आप कहाँ रहोगे, आप तो वहां से कहीं और शिफ्ट करोगे ना, एक अच्छे घर की तलाश करोगे ना, बस वही चीज है। तीसरा हमारा क्या है बाबू भैया, फटाफट ध्यान देंगे, तीसरा है भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे भोजन जो होता है बाघ का वो क्या है, जंगली उपजाति, क्या है, जंगली उपजाति, और ये उपजाति धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है। और ये क्या है, ये बाबू भैया भोजन है, ये भोजन किसके लिए है, टाइगर के लिए, ये भोजन किसके लिए है, टाइगर के लिए। और टाइगर का भोजन क्या है, जो अलग अलग प्रकार के जंगली उपजाति है वो, और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके एक एक करके हमारे भारत से ले बेटा, धीरे धीरे क्या हो रहा है,
खत्म। आई बात समझ। और चौथी चीज हमारी क्या है बाबू भैया, तो फटाफट देख लेते हैं। चौथी चीज हमारा ये है कि हमारा जिस प्रकार से मानव का जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाघों की संख्या क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। धीरे धीरे बाघों की संख्या क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, किस चीज के कारण, तो कहीं ना कहीं ये चार चीजें हैं जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है और बाघों की संख्या डाउन हो रही है। दैट्स क्लियर। आई होप को सभी को सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। और इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखेंगे क्या होता है। बाघों को मारा जाता है, उसका खाल का व्यापार होता है, उनकी हड्डियों को एशिया के देशों में दवाई के लिए बेच दिया जाता है। और वहां पे परंपरागत औषधियों के प्रयोग के कारण यह जाति क्या होती जा रही है, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। क्या करता है, बाघ को मारेंगे, मारने के बाद उसको खाल को निकालेंगे, खाल का मार्केटिंग कर देंगे, फिर उसके साथ साथ हमारा पास क्या बचता है भैया, उनकी हड्डियों को निकालेंगे और एशिया के अलग अलग देशों में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। इसी प्रकार से होता है बाघों का मारना। बाघों को मार कर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। एंड फिर क्या करता है कि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं। अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया और कौन, नेपाल, ये जो दो देश है बाबू भैया, इसमें लगभग लगभग क्या है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2/3 भाग, यानी पूरे हमारे कंट्री में 3 भाग में कहीं ना कहीं टाइगर्स मौजूद होंगे। तो दो दो बटा तीन जो तिहाई होता है, मतलब लगभग लगभग इंडिया और नेपाल में अक्सर एक्चुअली में यही देश जो है लोगों के गैर कानूनी तरह के चोरी करने या फिर और भी चीजों पे करने के टारगेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम लोग यहीं पे इसको एंड कर